लीला और उसकी बहू शर्लिन दोनों दिन रात साथ में बैठकर टीवी पर तरह तरह के शोज देखते हैं। उनमें से उन्हें कॉफी विद करण देखना बहुत पसंद होता है। माँ जी, ये शो तो एकदम मजेदार है। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि करण जौहर की तरह मैं भी लोगों से सवाल जवाब करूं और खूब गप्पे भी लड़ाऊं। हाँ बहू, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मेरा भी वही मन करता है। एक काम करते हैं, तू गेस्ट बन और मैं तुझे सवाल पूछूंगी और एक बढ़िया सी कॉफी भी दूंगी। लेकिन माँ जी, ये आइडिया पहले मैंने बोला था, तो आप मेरी गेस्ट बनिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। नहीं बहू, मैं बड़ी हूं ना, तो मैं ही सवाल पूछूंगी और तू गेस्ट बन। नहीं माँ जी, आप बनोगे मेरी गेस्ट। अच्छा बाबा, सुन, क्यों ना हम दोनों साथ में लोगों से सवाल जवाब पूछे, इसमें मजा भी आएगा। अरे हाँ माँ जी, लेकिन हम लोगों को गिफ्ट हैम्पर में क्या देंगे? हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास एक मस्त प्लान है। हम सबको 10 सवाल पूछेंगे और जो भी जीतेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। और अगर किसी ने एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया तो वो पूरी की पूरी गेम हार जाएगा और उसे हारने के बदले 1,000 रुपए देने होंगे। ये रहेगा हमारे शो का रूल। वाह माँ जी, क्या तिगड़म लगाया है आपने। 10,000 रुपए जीतने के लिए लोगों को सारे जवाब देने होंगे और अगर एक जवाब भी नहीं दिया तो गेम क्विट करने के लिए 1,000 रुपए देने होंगे। हाँ बहू, हम उनसे आखिर में ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे और गेम हार जाएंगे। सही है माँ जी। चलो तो फिर शुभ काम में देरी कैसी। हमारे कॉफी विद सास बहू के शो की शुरुआत हम अपने ही घर से करते हैं। अभी विवान आता ही होगा। फिर शर्लिन अपने पति के आने के बाद उसे शो का पूरा कॉन्सेप्ट समझाती है। अरे वाह, गेम तो बहुत ही सिंपल है। मैं तो आप दोनों के सारे सवालों का जवाब चुटकी में दे दूंगा और सारे 10,000 रुपए भी जीत जाऊंगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा लल्ला। शो की शुरुआत शर्लिन विवान को कॉफी देकर करती है। दोनों सास बहू आपस में फुसफुसाती है और सवाल जवाब शुरू करती है। तो लल्ला, मुझे सच सच बताना कि आखिर तेरी तनख्वाह कितनी है, और अगर तू झूठ बोला तो ये गेम हार जाएगा। हाँ पतिदेव, नो चीटिंग। हाँ क्या माँ, आप भी। मेरी तनख्वाह 25,000 है और ये बात तो आपको अच्छे से पता है और यही कटु सत्य भी है। ठीक है, अभी मेरे सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि मुझसे शादी करने से पहले क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की थी क्या? सच सच बताना, वरना अभी तुम्हें सूली पे चढ़ाऊंगी। नहीं शर्लिन, तुमसे शादी करने से पहले मेरा कोई अफेयर नहीं था। हाँ, बस एक स्कूल टीचर पे क्रश था, लेकिन वो भी बचपने वाला। लल्ला, अपनी माँ के सामने ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? ओह सॉरी माँ। क्या तुम भी शर्लिन कुछ भी सवाल करती हो। ऐसे ही दोनों सास बहू मिलकर विवान से सवाल जवाब करती है। अच्छा लल्ला, अब मुझे ये बात बता कि तू मेरे और बहू में से सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? क्या ये कैसा सवाल है माँ? सवाल तो सवाल होता है, जवाब दो जल्दी। हे भगवान, ये किस धर्म संकट में फंस गया मैं। अगर माँ का नाम लिया तो बीवी खा जाएगी और अगर बीवी का नाम लिया तो माँ डंडे मारेगी। अरे किन ख्यालों में खो गए? जवाब दो। नहीं नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये सवाल पास करो और दूसरा सवाल पूछो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें हमने पहले ही बताया था, अगर किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें गेम क्विट करने के लिए 1,000 रुपए देने होंगे। क्या?
अगर मैंने इसका जवाब गलती से भी दे दिया तो घर में विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। उससे अच्छा तो मैं इन दोनों को 1000 रुपए दे देता हूँ और इस गेम से आउट हो जाता हूँ। फिर विवान को ना चाहते हुए भी उन दोनों को 1000 रुपए देने पड़ते हैं और उसके बाद देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था ना, आखिरी सवाल वही रखते हैं। हमारी प्लानिंग काम आई। हाँ बहू, चल अब जल्दी से घूमने चलते हैं और आज हम सिनेमा घर में फिल्म भी देखने जाएंगे और वहां पर जाकर बड़े वाले पॉपकॉर्न की बाल्टी भी लेंगे। माँ जी, वो बाल्टी नहीं होता, वो पॉपकॉर्न बकेट होता है। हाँ बहू, वही बोला मैंने भी। फिर दोनों मजे से घूमने जाती हैं और फिल्म देखकर वापस आती हैं। फिर वो दोनों अपने शो का प्रमोशन अपने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के स्टेटस पर करती हैं, जिससे लोग उनके स्टेटस को देखकर उनके इस शो के बारे में जानने लगते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन मालिनी उनके इस स्टेटस को देखती है। इस तरह हमने जीते 1000 रुपए। क्या आप में है दम? क्या आप सारे सवालों के जवाब दे पाओगे? आजमाइए अपनी किस्मत और देखिए कि आपकी किस्मत में जीत लिखी है या फिर हार। अरे वाह, ये लीला और उसकी बहू का शो तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ 10 सवालों के जवाब देकर मैं 10,000 रुपए जीत सकती हूँ और अगर हार भी गई तो सिर्फ 1000 देने होंगे। अगर कोई बड़ा काम होता तो एक बार मैं सोच भी लेती, लेकिन 10 सवालों के जवाब देने के लिए मैं भला क्यों डरूंगी। मैं आ रही हूँ शर्लिन और लीला, 10,000 रुपए निकाल कर रखना। फिर मालिनी लीला और शर्लिन के शो में आती है। आओ मालिनी काकी, बैठो। क्या बात है मालिनी बहन, आपको देखकर तो हमें बड़ा ही अच्छा लगा। अब इतने सुनहरे मौके को कोई कैसे ठुकराए भला। घर बैठे 10,000 रुपए जीतने का ये कितना अच्छा मौका है। वो तो है, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें 1000 रुपए देने होंगे। वो तो लाई हो ना? लाई तो हो, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं ये गेम जीत कर ही जाऊंगी। फिर वो तीनों कॉफी पीते हुए शो को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। पिछले सोमवार को जब मैं और मेरी बहू आपके घर आने वाले थे, तब आपने कहा था कि आपने खाना नहीं बनाया है, लेकिन हमें तो आपके घर से खाने की खुशबू आ रही थी। बताओ, क्या सच है? हाय राम, यहाँ तो पहले सवाल में ही इसने मेरी बोलती बंद कर दी। जवाब दीजिए मालिनी आंटी। अब क्या करूं? जाने दो, सच बोलने में क्या जाता है। वैसे अगर मैं जीत गई तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। वो दरअसल हाँ, बनाया था उस रात को खाना, और वो स्पेशली जिग्ना के पापा के लिए बनाया था, इसीलिए मैंने आपको झूठ बोला। ऐसे ही वो दोनों मालिनी से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं और एक सवाल ऐसा आता है जहां पर मालिनी की बोलती ही बंद हो जाती है। मालिनी काकी, सच सच बताइए, उस दिन आपने रसिका काकी से चित्रा के बारे में कौन सी चुगली की थी? हाय हाय, ये चित्रा तो इस शर्लिन की खास सहेली है, और अगर मैंने सच बता दिया तो बाकी औरतें मुझे डंडे मारने आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं पैसे दे सकती हूँ, लेकिन लोगों की मार नहीं खा सकती। क्या हुआ मालिनी बहन, जल्दी जवाब दो। जवाब के बदले लेने के देने ना पड़ जाए, इसीलिए मालिनी उन दोनों को 1000 रुपए दे देती है और वहां से 9-2-11 हो जाती है। देखा बहू, कैसे इंजन की रफ्तार से भी तेज भागी है मालिनी। हाँ माँ जी, इस शो को करते हुए मजा तो बहुत ही आ रहा है, और हम लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनसे पैसे भी लूट रहे हैं। अपनी लाइफ तो सेट है बॉस। अब मालिनी के बाद उनके यहाँ पर एक विधवा औरत आती है जिसका नाम रीना होता है। आओ रीना, वेलकम टू कॉफी विद सास बहू।
थैंक यू शर्लिन। तो बताओ, हारने की तैयारी करके आई हो या जीतने की? ऑफ कोर्स जीतने की आंटी। अरे कोई पागल ही होगा जो ये मामूली शो हारेगा। मैं तो आज यहाँ से 10,000 रुपए लेकर ही जाऊंगी। आप कॉफी दीजिए और सवाल जवाब शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। तुम गली मोहल्ले में सबको कहती रहती हो कि तुमने म्यूजिक स्कूल की डिग्री ली है और साथ ही तुम बहुत ही सुरीला गाती हो, लेकिन तुमने कभी किसी को गाकर नहीं सुनाया। जरा हमारे सामने गाकर इस सच को साबित करो। ओह नो, अब मैं क्या करूं? गाओ रीना। हाँ, लेके जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। अरे बस बस बस, भूकंप या सुनामी आए उससे पहले शांत हो जाओ। अब अगला सवाल बहू पूछेगी। अच्छा तो ये बता, तुम्हारे पति को गुजरे ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए और तुम इतने खुश कैसे रह सकती हो? ओफो शर्लिन, मैं इस नए जमाने की लड़की हूँ। जीवन साथी के जाने के बाद किसी का जीवन थोड़ी ना रुकता है। अब जो होना था वो तो हो गया। और वैसे ही वो दोनों उनसे कई सारे सवाल पूछती है और आखिर में एक सवाल लीला पूछती है। अच्छा तो ये बात बता, वैसे हमने उड़ता उड़ता सुना है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के कारण आत्महत्या की है। क्या ये बात सच है? क्या? अरे ये क्या, ये औरत तो मेरी सारी पोल खोल रही है। हाँ या ना? ये कैसा सवाल है? नहीं नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ये मेरी निजी जिंदगी की बात है। मैं ये गेम शो क्विट करना चाहूंगी। अभी तक तो मैंने 8 सवालों के जवाब भी दे दिए। मुझे उनके पैसे दे दो। ज्यादा लाड़ में मत आओ, तुम्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। उल्टा गेम क्विट करने के लिए तुम्हें हमें 1000 रुपए देने होंगे। बहू, इसका बैग छीन ले इससे, तब तक मैं इसे पकड़ कर रखती हूँ। हाँ माँ जी। फिर शर्लिन रीना के बैग में से 1000 रुपए निकालती है और उसके बाद वो दोनों रीना को घर से बाहर निकालते हैं। ये सब देखकर विवान बहुत परेशान हो जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा आप तो दिन भर दुकान पर रहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे ये दोनों सास बहू मिलकर लोगों को उनकी निजी जिंदगी के सवाल पूछती है और उनसे पैसे लूटती है। एक दिन कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, लोग तो हमें ही मारने आएंगे ना। हाँ विवान बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब बस बहुत हुआ इन दोनों का। इन दोनों को तो अब मैं ही सबक सिखाऊंगा। फिर एक दिन ससुर उन दोनों से कहता है, बहू लीला, आज मैं तुम दोनों के साथ ये गेम शो खेलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं हार गया तो मैं तुम दोनों को 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों को ये गेम शो बंद करना होगा। बस यही शर्त? ठीक है विवान के पापा, वैसे भी हम ही जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है। हाँ पापा जी, अच्छे से अच्छे लोगों को हमने अपने सवालों के जाल में फंसाया है, तो आप कौन सी खेत की मूली हो। फिर वो दोनों सास बहू मिलकर उनके साथ सवाल जवाब करती हैं। तो पहला सवाल, पापा जी आप ये बताइए कि प्रॉपर्टी में से आप विवान को और दीदी को कितना हिस्सा देने वाले हो? सच सच बताना पापा जी। अरे इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। मैं अपनी बेटी को या बेटे को कितने भी पैसे दूं, उससे तुमसे क्या मतलब? वो मेरी प्रॉपर्टी है। और रहा तुम्हारा सवाल, तो मैंने उन दोनों के नाम पर बराबर की प्रॉपर्टी की है। यह सुनकर शर्लिन की बोलती बंद पड़ जाती है। फिर लीला पूछती है, अच्छा ठीक है, ये बताइए आपने मुझे कहाँ पर प्रपोज किया था?
अरे लीला, उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया। ये कैसे सवाल पूछ रही हो तुम? लीला और शर्लिन अपनी पूरी जी जान लगाकर ससुर को कठिन से कठिन सवाल पूछती है, लेकिन वो उन सबके जवाब एकदम सही देता है। अच्छा ये बताइए, उस दिन बाजार में जो आपको औरत मिली थी, उसका और आपका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही है या फिर उससे भी बढ़कर? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अभी पता लगा सकती हूँ और उसके लिए मैं उसे आपके फोन से मैसेज करूंगी। फिर देखती हूँ कि वो दोस्त बोल के रिप्लाई करती है या फिर जान बोलकर। तुम्हारे घटिया दिमाग में क्या क्या ख्याल आते रहते हैं लीला। अरे मेरा उस औरत के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये लो फोन और मैसेज करके देख लो उसे। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता भी तो तुम इस उम्र में कहाँ दर दर की ठोकरें खाती? हाँ, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा चढ़ो मत मुझ पर। चलो, तो इसी के साथ मैंने सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और तुम दोनों की बुरी तरह हार हो चुकी है। और जैसे कि तय हुआ था, तुम दोनों को ये शो बंद करना होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए जी। हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे, लेकिन आप हमारा शो मत बंद कीजिए। हाँ पापा जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं लीला, तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी है। अरे दूसरों को निजी जिंदगी के सवाल पूछते हुए तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आती। लोगों को ऐसे धर्म संकट में डाल देती हो कि उन्हें अपने 1,000 रुपए देने ही पड़ते हैं। और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ यह खेल खेला। लेकिन अब बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और ससुर उन दोनों को बहुत डांटता है और उसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी वो शो बंद करना पड़ता है। जिग्ना और पारुल दोनों सास बहू होती है। वो दोनों जब भी अपने पतियों से रसोई के खर्चे के लिए पैसे मांगती है, तभी ये लो पारुल, पूरे 500 रुपए, ये पूरे हफ्ते चला देना। हेमंत बेटा, तेरे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? अरे रसोई के खर्च के लिए सिर्फ 500 रुपए देते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? जिग्ना, ये तुम क्या कह रही हो? सही पैसे तो दे रहा है वो। नहीं पापा जी, आप दोनों को नहीं पता कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अरे सब्जी मसालों के दाम आसमान छू रहे हैं। कभी टमाटर तो कभी प्याज, सब कुछ महंगा होते जा रहा है। और नहीं तो क्या, एक वक्त पर जैसे गहनों को खरीदने के लिए सोच विचार करना पड़ता था, अब वैसा ही सोच विचार रसोई के सामान को खरीदने के लिए करना पड़ता है। सच में हम तो परेशान हो गए हैं। इसीलिए जल्दी से हमें एक्स्ट्रा के 500-600 रुपए दे दो। चलो चलो, देरी मत करो, हमें मार्केट भी जाना है। उन दोनों की बातें सुनकर हेमंत और प्रकाश दोनों बाप बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। और फिर प्रकाश अपनी जेब से एक्स्ट्रा 600 रुपए निकाल कर देता है। ये लो पारुल बहू, अब एक हफ्ते तक तुम दोनों हमसे पैसे नहीं मांगोगी। नहीं कह के रसोई का खर्चा कितना बढ़ गया है। महीने की आधी कमाई तो रसोई के खर्चे में ही निकल जाती है। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे तो आदमी किसके लिए कमाता है? अचार डालने के लिए? अरे खाना खाने के लिए ही ना। आप भी ना प्रकाश जी, बड़ी ही बेतुकी बातें करते हैं। ऐसे ही जिग्ना और रूपल दोनों मिलकर अपने पतियों से खूब सारे पैसे लेती हैं और उनमें से घर का सामान तो लेती है, लेकिन थोड़े पैसे बचाकर उनमें मौज मस्ती भी करती है। रूपल बहू, आज पूरे 20 रुपए बचे हैं। वहाँ सेल जो लगी थी, चल इन पैसों की पानी पूरी खाते हैं। हाँ माँ जी, जल्दी चलिए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और फिर दोनों पानी पूरी खाने जाती है। ऐसे ही वो अपने पतियों से झूठ बोलकर एक्स्ट्रा के पैसे लेती है और थोड़े पैसे बचाकर उनमें मौज मस्ती करती है। एक दिन वो दोनों थिएटर में फिल्म देखकर बाहर निकल रही होती है
क्या फिल्म थी ना माँ जी। हाँ बहू, मुझे तो हीरो की एंट्री और हीरोइन का वो बर्फीली वादियों वाला गाना बड़ा ही पसंद आया। एकदम हमारे 90s की यादें ताजा हो गई। वरना आजकल के फिल्मों में तो वो बस रैप या वैप ही बजता रहता है। ओ नो माँ जी, वो देखो सामने। जब रूपल और जिगना दोनों सामने देखती हैं, तब वहां पर उनके पति खड़े होते हैं और उन दोनों को देखकर वो चौंक जाती है। अच्छा जी, तो ये करती हो तुम दोनों एक्स्ट्रा रसोई के पैसे में? अब समझ आया हमें। नहीं नहीं पापा जी, आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चुप रहो रूपल, झूठ मत बोलो अब। अरे हेमंत बेटा, हम तुम दोनों से झूठ क्यों बोलेंगे? अरे सविता बहन ने जन्मदिन की पार्टी दी थी। फिल्म देखने हमारे साथ और भी गली की औरतें आई थी। वो तो अब भी आगे चली गई है। हाँ पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, तो ये बात है क्या? ठीक है ठीक है, चलो अब घर चलकर जल्दी से कुछ खाने को बनाओ। मुझे और पापा को बहुत भूख लगी है। ठीक है बाबा, आलू के पराठों की सब्जी बनाकर रखी है मैंने। घर जाकर तुम्हें गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाऊंगी। फिर घर जाने के बाद रूपल हेमंत और प्रकाश के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब नया साल आने वाला होता है। तभी रूपल और जिगना दोनों मिलकर हेमंत और प्रकाश को रसोई के सामान की लिस्ट पकड़ा देती है। ये है नए साल की रसोई की सामान की लिस्ट। जितना लिखा है ना, उतना ही पैसा देना होगा आप दोनों को। हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है। 1 रुपया भी हमें कम नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों क्या बोरा गई हो क्या? नए साल में इतना सामान लाने की क्या जरूरत है? वही तो। अरे अब नए साल पर मैं मिठाई और फरसान के पदार्थ नहीं बनाऊंगी क्या? नया साल शुरू होने पर तो सब बनाना ही पड़ता है। एकदम सही माँ जी। और आप दोनों हमें रसोई के बारे में ज्ञान मत बांटना। हमने जो भी लिखा है बिल्कुल सोच समझ कर और ठीक से लिखा है। अब जल्दी से पैसे दे दीजिए। ठीक है हेमंत बेटा, अब इन दोनों के आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। और अगर कुछ खत्म हो गया तो हमें ही भूखा मारेगी ये दोनों सास बहू। आप तो हम दोनों को बहुत ही अच्छे से जानते हो प्रकाश जी। हाँ, ये लो पकड़ो पैसे। फिर जिगना और रूपल फिर से रसोई के बचे हुए पैसे अपने पास रख लेती हैं और नए कपड़े खरीद कर घूमने चली जाती है और बहुत मजे करती है। मजा आ रहा है ना माँ जी? मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ जो हमने अपने पतियों से नए साल के लिए ज्यादा पैसे ले लिए। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, वरना हम इतने मजे कहाँ से कर पाते। एक दिन हेमंत और प्रकाश ऑफिस से घर जा रहे होते, तभी वो परचू की दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और तभी हेमंत की नजर वहां पर रखे तेल के डिब्बे पर चली जाती है, जिस पर रेट 600 रुपए लिखा होता है। अरे ये क्या? इस तेल के डिब्बे पर तो रेट 600 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन उस दिन रूपल और माँ ने हमें जो लिस्ट दी थी उसमें उन्होंने तेल के डिब्बे का रेट 800 रुपए लिखा था। हाँ हेमंत बेटा, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने 800 रुपए ही लिखा था। फिर वो दोनों घर जाकर रूपल और जिगना से इस बारे में बात करते हैं। हाँ तो बराबर ही लिखा था हमने, क्योंकि जिस परचू की दुकान में तुम दोनों अभी जाकर आए हो उसके यहाँ का माल अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम अच्छे वाले दुकान में जाते हैं। हाँ, और उस अच्छे वाले दुकान में सामान थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास होती है, इसीलिए तो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। अच्छा, तो ये बात है क्या? चल पारुल बहू, नए साल की मिठाइयाँ बनाना बाकी है अभी। हेमंत बेटा, मैं कह रहा हूँ तुझसे, ये दोनों हमें उल्लू बनाकर हमसे ज्यादा पैसे ले रही है और वो सारे पैसे उड़ा रही है। कल परसों ही तुम्हारी माँ ने नई साड़ी लाई थी। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा, रूपल ने भी नई साड़ी लाई है।
अब धीरे धीरे उन दोनों को समझ आने लगता है कि उनकी बीवियां उनसे एक्स्ट्रा के पैसे लेकर उन्हें उल्लू बना रही है और सारे पैसे उड़ाकर ऐश कर रही है। एक दिन हेमंत और प्रकाश जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो कंपनी बंद पड़ जाती है और अब वो दोनों जॉबलेस हो जाते हैं, जिसके बाद ईएमआई, बिजली का बिल और बाकी खर्चों को निपटाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते। अब हम क्या करेंगे हेमंत बेटा, इतने सारे खर्चे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा पापा। जॉब भी ऐसे वक्त पर छूटी है जब हमारे ऊपर इतना सारा खर्चा है। मेरे पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं बची है। सारे खर्चों को मिलाकर तकरीबन हमारे पास 25 से 30 हजार तो होने ही चाहिए, लेकिन अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। तभी वहां पर जिग्ना और पारुल आती और उनके हाथ में पैसे होते हैं। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए है। अब आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे पैसे देखकर हेमंत और प्रकाश दोनों चकित रह जाते हैं। जिग्ना, पारुल बहू, इतने सारे पैसे तुम दोनों ने कहाँ से लाए? अरे तुमको क्या कोई लॉटरी लगी है क्या? नहीं हेमंत बेटा, ये तो वही पैसे है जो तुम दोनों हमें रसोई के खर्चे के लिए दिया करते थे। उनमें से जो पैसे बचा करते थे ये वही पैसे है। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ? झूठ मत कहो जिग्ना, क्योंकि हम दोनों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों रसोई के खर्चे का नाम लेकर हमसे एक्स्ट्रा के पैसे लेती हो और फालतू के खर्चों में उड़ा देती हो। नहीं पापा जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि हम दोनों काफी मजे करते हैं, लेकिन वो मजे भी हम बचत करके ही करते थे। चलो मान लीजिए कि अगर आज सब्जी सस्ती मिल गई तो हम दोनों 20 रुपए की पानी पूरी और 80 रुपए की बचत कर लेते थे। उस दिन थिएटर में भी हम हमारे पैसे से ही गए थे, क्योंकि उस दिन का रेट सबसे सस्ता चल रहा था। हमें तो बस 50 रुपए में ही टिकट्स मिल गई थी। और इसी तरह हम रोज बचत करते गए और आज हमारे पास 50,000 रुपए इकट्ठा हुए हैं। क्या बात है माँ। अब हम अगर हमारी मौज मस्ती के लिए तुम दोनों से सीधे मुंह पैसे मांगते तो तुम दोनों हमें ठेंगे के सिवा कुछ नहीं देते। इसीलिए हमें रसोई के खर्चे का सहारा लेकर ये बचत करनी पड़ी। प्रकाश और हेमंत जिग्ना और रूपल की बातों से बहुत खुश होते हैं। सच में जो कहते हैं सही कहते हैं। एक गृहिणी ही घर की लक्ष्मी होती है, जिसे उसका इस्तेमाल करना और उसे सहेज कर रखना बखूबी आता है। हाँ पापा, और मैं भी चाहकर इतनी बचत कभी नहीं कर पाता, लेकिन आप दोनों ने वह कर दिखाया और आज आप दोनों के कारण ही हम दोनों की चिंता दूर हो सकी है। और इस तरह पारुल और जिग्ना के कारण हेमंत और प्रकाश सारे खर्चे निपटा पाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों को वापस जॉब लग जाती है और वो सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।